गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो टॉपिक शिक्षा नीति की आवश्यकता है, पर इसके अंतर्गत भी हम लोग अन्य शिक्षा नीतियों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले स्लाइड की ओर चलते हैं। शिक्षा किसी समाज एवं राष्ट्र की जागृति का आधार होती है, जो व्यक्ति में बौद्धिकता लाती है तथा राष्ट्र को बौद्धिक बनाती है। परंपरागत रूप से चली आ रही शिक्षा में समय समय पर बदलाव की ज़रूरत को महसूस करते हुए सरकार शिक्षा नीतियों का निर्माण करती है, जो शिक्षा व्यवस्था में कारगर सिद्ध होती है। शिक्षा और शिक्षा नीतियों के बीच संबंध को देखते हैं इस स्लाइड में। शिक्षा नीति से अभिप्राय शिक्षा में कतिपय सुधारों से होता है। इसका संबंध भावी पीढ़ी से होता है। नीतियों और शिक्षा के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रभावी नीतियों के माध्यम से शिक्षा संबंधी प्रभावी सुधार किए जाते हैं तथा शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि भावी पीढ़ी इससे लाभान्वित हो। शिक्षा नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने हेतु अब कुछ अपेक्षित मानसिक और बौद्धिक जागृति को तैयार करने लगते हैं। तो ये संबंध हो गया। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि वर्ष 1964, 1966, 1968 और 86 में शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करने हेतु अनेक समितियां गठित की गई। नीतियों के माध्यम से जहां एक ओर शिक्षा का निरंतर विकास होता है, वहीं नीतियों के माध्यम से ही शिक्षा संबंधी कार्य योजनाओं में व्यापक सुधार किया जाता है। नीतियाँ शिक्षा को और शिक्षा नीतियों को प्रभावित करती है। नीतियों को शिक्षा प्रक्रिया में मूल सुधार से जोड़कर देखा जाता है। सुधार के अनुरूप नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। सुधार की प्रक्रिया निरंतर गतिशील होती है। शिक्षा में बुनियादी स्तर पर किए जाने वाले परिवर्तनों के द्वारा नीतियों का परिणाम बताया जाता है। इसी के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट साधना एवं उपागमों का अनुप्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों का प्रयोग, शिक्षा में एकरूपता, शिक्षा में प्रभावी बदलाव, यह सभी नीतियों के प्रभाव को दर्शाते हैं। नीतियों एवं शिक्षा के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध होता है। शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में नीतियाँ एवं साधन होती है, जिसके माध्यम से उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। अब चलते हैं, शिक्षा नीति क्या है। शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाली सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं नियमों के समुच्चय को शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों होती है? भारत के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा नीति हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है, जिसके माध्यम से वर्तमान की रूपरेखा इस प्रकार क्रियान्वित की जाती है कि उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण धुरी माना गया है। अब अगर इतिहास में देखा जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व यूरोपीय मिशनरियों, ईस्ट इंडिया कंपनी, हंटर कमीशन, वुड एयरबोट रिपोर्ट 1937 में अनेक शिक्षा संबंधी सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की गई, किंतु शिक्षा व्यवस्था में बदलाव उस समय आया जब 1937 में गांधी जी वर्धा में थे और वहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्धा योजना के बारे में टी.एन. सिक्वेरा के शब्दों में, वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्याओं का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और संपूर्ण माना जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बुनियादी शिक्षा के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अगले स्लाइड को देखते हैं। अब इसमें अलग अलग समितियों के बारे में, आयोगों के बारे में वर्णन है। सबसे पहला जो समिति है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है इसे। स्वतंत्रता
स्वतंत्र भारत के शिक्षा संबंधी इस पहले आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें विश्वविद्यालयीन शिक्षा का सांगोपांग अध्ययन कर इस आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुधार संबंधी बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें दिया गया है बहुत सारे सुझाव कि ग्रामीण शिक्षा को जनमानस आकृष्ट करने के लिए और भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता की भावना के संरक्षक के रूप में हो और ऐसे साहसी, बुद्धिमान युक्त युवा वर्गों को तैयार करने की आवश्यकता है। अगले स्लाइड में देखते हैं। इसमें है दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको मुदलियार कमीशन या मुदलियार आयोग भी कहते हैं। 1952-53 में है और ये जो है स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में नवीन उद्देश्यों का निर्माण, छात्रों की व्यक्तिगत अभिरुचियों, व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर इसका किया गया। और शिक्षकों के लिए भी ये प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना, कृषि शिक्षा की अनिवार्यता, तकनीकी स्कूलों और प्राविधिक संस्थानों की व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, अध्यापक ट्रेनिंग, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, जैसे बहुत सारी सिफारिशें इसमें की गई और त्रिभाषा सूत्र का भी इसमें उल्लेख किया गया। अब अगला हम चलते हैं। तीसरा है शिक्षा आयोग 1964-66। इसे कोठारी जी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग में समग्र शिक्षा पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश किया गया था। इसके अनुपालन में 10+2+3 की व्यवस्था इसी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और साथ ही शिक्षा का नवीन संगठन, विज्ञान की शिक्षा पर बल, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था और समान अवसरों की समानता, त्रिभाषा सूत्र, प्राथमिक स्तर से निर्देशन की आवश्यकता, प्रतिभाशाली छात्रों की खोज, शिक्षकों की स्थिति में उन्नति आदि बातों पर यहाँ सुझाव दिए गए थे। पर इसमें एक चीज़ था कि इसमें व्यवहारिकता के बजाय आदर्शवादिता है। अगले स्लाइड देख लीजिए, इसमें और बातों का उल्लेख किया गया है। अगले स्लाइड में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। साथ ही 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तथा शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह रखा गया कि केंद्रीय बजट का 6% व्यय का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति की आवश्यकता के विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत इसमें SC, ST और महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की बराबरी पर विशेष रूप से जोर दिया गया और इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का प्रणाली का विस्तार किया गया और ग्रामीण भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में इस संशोधन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE
तथा राज्य स्तर पर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई। छात्रों को व्यवसाय परक बनाने के लिए उनकी तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर अधिक बल दिया गया। साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब यह शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है? बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अब इसमें निष्कर्ष रूप में हम इन बातों को उल्लेख किए हैं। इसमें निष्कर्ष के रूप में विभिन्न बातों को उल्लेख कर दिया गया है। थैंक यू ध्यान से देखने के लिए।